से जुआन की फिक्र होती है, जैसा कि हर लड़की को अपने बाले के लिए होती है। जिसके बाद हमने देखा था होगा जियो क्लेन का, क्या होगा जियो कोई का। जियो कोई का तो वही होगा जो मंजूर जियो यान होगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इस टाइम पे जोयान अपनी बॉडी के अंदर इस होली फ्लेम के कारण काफी सारे चेंजेस को फील कर पा रहा होता है। उसने फील किया था कि उसकी बॉडी के अंदर मेरिडियंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा मोटी भी है। साथ ही जोयान के एक्यूपंक्चर पॉइंट पूरी तरीके से ओपन हो चुके हैं और बिल्कुल प्योर हो चुके हैं। साथ ही जोयान की बोन भी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। साथ ही स्किन के नीचे ये लाइनें क्रिएट हो जाने के कारण उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी स्किन बिल्कुल लाइव हो गई हो, मतलब जिंदा हो गई हो। दूसरी तरफ जियो कोई दूर से चुपचाप जोयान को देख रही होती है, लेकिन कैओस होली फ्लेम के सक्सेसफुली फ्यूज हो जाने के बाद उसे पता था कि जोयान को इसे इकट्ठा करने में अभी भी कुछ टाइम लगेगा। इसलिए जियो कोई भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हुए पालती मार के बैठ जाती है और अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद जो कोई की बॉडी से हल्की सी फ्लेम की एक लेयर दिखाई देती है और ये फ्लेम तियान हुओ 21 रैंक की तियान याओ यान थी। हालांकि ये रैंकिंग में कैओस होली फ्लेम से 3 स्टेप पीछे थी, लेकिन इनकी जो पावर थी वो इक्वल नहीं थी, क्योंकि भले ही फ्लेम रैंकिंग में एक ही पोजीशन में डिफरेंस क्यों ना हो, अंतर काफी बड़ा था। हालांकि जियो कोई की पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसकी 2 स्टार डाउडी के स्टार्टिंग लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर थी। साथ ही जोयान जो कि 2 स्टार डाउडी था उससे थोड़ा मजबूत ही थी। इस टाइम पे जोयान भी अपने फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करता है और कैओस होली फ्लेम की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने लगता है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग पावर धीरे धीरे जॉन की बॉडी के अंदर कंडेंस होने लगती है और जॉन के बॉडी की जो एनर्जी होती है वो तेजी से फैलने लगती है। जॉन का ऑरा बढ़ने लगता है, जिससे जो यान की पावर 2 स्टार डाउडी लेवल पर पूरी तरीके से स्टेबल हो जाती है। लेकिन जो यान का ऑरा उसमें अभी भी सुधार हो रहा होता है और वो बढ़ रहा होता है और टाइम धीरे धीरे बीतता जाता है। और इस टाइम पे अंदर ये दोनों फिगर एक दूसरे के सामने बैठी हुई होती है और उनकी आंखें बंद होती है और कल्टीवेट कर रही होती है। साथ ही जो यान और जो कोई दोनों को ही नहीं पता था वे कितनी देर से कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन जॉन की बॉडी का और अभी भी बढ़ रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें जो क्लेन में 2 फिगर दिखाई देती हैं और ये जोली और जो लॉन्ग होते हैं, जिनके मुंह पे ब्लड होता है, चेहरा सूजा हुआ होता है, नाक से खून बह रहा था। साथ ही जो क्लैन का डिफेंस बैरियर बुरी तरीके से कांप रहा होता है। आखिरकार 4 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की पावर ऐसी चीज नहीं थी जिसका कंपैरिजन 2 स्टार डाउडी से किया जा सके। यहाँ तक कि उनकी स्ट्रॉन्ग क्लेन फॉर्मेशन के साथ भी इन्हें हराना इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन आखिरकार ये क्लेन का डिफेंस बैरियर का फॉर्मेशन था, इसीलिए आखिरकार काले कलर के कपड़े पहने हुए इन 4 लोगों को भी कुछ मामूली चोटें आई हुई होती है, जिससे इनका लोगों को मारने का इरादा और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। साथ ही जो क्लेन के कई डिसाइबल पहले ही मर चुके थे और काफी सारे लोगों को अभी भी हैवीली इंजरीज आई थी। साथ ही काफी सारे लोगों ने फाइट बैक करने की पावर को खो दिया होता है और इसी के कारण अब ये जो फॉर्मेशन थी वो वीक होती जा रही होती है। साथ ही वो देख सकते थे कि जो यान और जो कोई अभी भी बाहर नहीं आए हैं, इसलिए वो और देर तक बस इस फॉर्मेशन को क्रिएट किए रखना चाहते थे। ये देखकर जोली उनकी आंखें जम जाती हैं और वो अपनी बॉडी की बची हुई पावर को वापस से फॉर्मेशन के अंदर डालना कंटिन्यू रखते हैं। साथ ही इस टाइम तक एल्डर जोली काफी ज्यादा थक गए होते हैं। हालांकि तभी काले कलर का कपड़ा पहने वो बंदा जिसने अब तक कोई भी अटैक नहीं किया था, वो हल्की आवाज में कहता है ये खत्म होने का टाइम है। और इसके बाद जैसे ही वो अपनी बात को कंप्लीट करता है, वो अचानक से गायब होता है और दिखाई ही नहीं देता और उसके अगले ही सेकंड केवल हवा में जियोली और जो लॉन्ग उनकी बॉडी तैरती हुई दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद एक ही टाइम पे 2 चीखें जो जियोली और जो लॉन्ग की होती है सुनाई देती है और वो दोनों ही जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन वो ब्लैक पर्सन अचानक ही हवा में घूमकर सीधा ही जियोली और जोलोंग के नीचे आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। जिसके बाद जियोली और जोलोंग उन दोनों के हाथों पर उन दोनों के गले और फोरहेड पर खोपड़ी के टाइप का एक प्रिंट दिखाई देता है, जो कि तुरंत ही गायब भी हो जाता है। और उसके बाद जियोली और जोलोंग उनके पंच बिल्कुल एक रेत की तरह हो जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अब अपनी आखिरी सांस में हो। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें स्वाभाविक तौर पर काफी हैवी इंजरीज आई थी और ओरिजिन क्विक का सपोर्ट खो देने के कारण क्लेन का जो सिक्योरिटी बैरियर होता है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है और जियो क्लेन के अनगिनत डिसाइबल उन्हें भी काफी बड़ा झटका का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद वो ब्लैक पर्सन बाकी के 4 लोगों से कहता है इन दोनों का ख्याल रखना और इन्हें मरने मत देना। ये देखकर वो 4 काले पर्सन जो कि इंजर्ड हो गए होते हैं तुरंत ही अपने हाथों से खून को पोंछते हैं और हाँ में से हिला देते हैं। साथ ही इस टाइम पे जियो बूटियान जियो क्लेन की फॉर्मेशन के बाहर खड़ा हुआ होता है और उसके साथ जो एल्डर्स थे उनमें से किसी ने भी इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था इतने पावरफुल लोगों का सामना करते हुए भले ही वे सभी कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, ये अंडे को चट्टान में फेंकने जैसा होगा। लेकिन अपने सामने सभी डिसाइबल्स को एक एक करके गिरते हुए देखकर, जियोली जो लॉन्ग को हैवीली इंजर्ड होते हुए देखकर जो बूटियान और बाकी के सभी एल्डर्स और डिसाइबल्स का दिल टूट जाता है। हालांकि जो बूटियान के खुद के कुछ स्वार्थ थे, मतलब थोड़ा सा सेल्फिश था, लेकिन वो अपने जियो क्लेन के लिए पूरी तरीके से वफादार था और जियो क्लेन को इस तरीके से परेशान होता हुआ देखकर
उसका दिल दुख से भर गया होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बूम की आवाज सुनाई देती है और अचानक दो आंखें ओपन होती हैं और गोल्डन कलर चारों तरफ बिखर जाता है। गोल्डन फ्लेम्स चारों तरफ साइन हो रही होती हैं। जिसके बाद वो गोल्डन कलर जो आंखों में साइन हुआ था धीरे धीरे गायब होता है और ये ऑब्वियसली अपना जो यान होता है जो स्टोन फ्लोर पर कई दिनों से कल्टीवेट कर रहा था। साथ ही इस टाइम पे जॉन का जो कोई और होता है वो काफी ज्यादा डेविल और डेंजरस हो गया होता है। साथ ही जॉन के स्किन के नीचे जो लाइनें थी वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई होती हैं, लेकिन वे धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और जॉन के स्किन के नीचे छिप जाती हैं और जब कोई गौर से देखे तो ही वो इन्हें देख सकता था। और इस टाइम पे जॉन ने कैओस सोली फ्लेम को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया था और इस टाइम पे 2 स्टार डाउडी के स्टार्टिंग लेवल में जो यान की पावर पीक लेवल तक चली गई होती है। साथ ही जॉन की बॉडी में काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए थे और ये केवल कैओस सोली फ्लेम की एनर्जी के कारण हुआ था। जिसके बाद जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैलाता है तो ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि जियोली और जियोलॉन्ग दोनों की ब्रीथ उसे फील नहीं हो रही थी। साथ ही जॉन ने फील किया था कि कई तेज सांसें तेजी से उसकी तरफ आ रही होती हैं। दूसरी तरफ कैओस एशियन टॉम के बाहर ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए कई लोग साइन होते हैं और वे अचानक रुक जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ फील किया हो। जिसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग वो बच्चा तुरंत ही कहता है, काला कलर का कपड़ा पहने हुआ बंदा, वो बच्चा अभी भी जियो क्लेन में होना चाहिए। मैंने अभी अभी उसकी स्पिरिचुअल पावर को फील किया। जिसके बाद वो फिर से चीजों को महसूस करता है, लेकिन आसपास की खाली जगह को देखकर उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। इसीलिए वो कहता है फिर से ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। जिसके बाद वो कहता है क्या ऐसा हो सकता है यहाँ कोई छिपी हुई जगह हो। साथ ही उसकी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर आसपास के जगह को स्कैन कर रही होती है और इंच दर इंच को स्कैन कर रही होती, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी जॉन कहता है कितनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर है, ऐसा लगता है कि वो खोजबीन करने वाला है। साथ ही जॉन ने फील किया था कि एशियन टॉम के बाहर जो स्पिरिचुअल पावर उसे फील हुई थी वो एम्परर टियर के तो ऊपर की स्पिरिचुअल पावर थी। इसलिए जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस से लेकर खड़ा हो जाता है और उसकी हड्डियों की चढ़चढ़ाने की आवाज आती है। जिसके बाद जोयान कहता है जियोकुई हमें जाना होगा, लगता है वो हमें खोजने वाले हैं। ये देखकर जियोकुई जो की क्रॉस करके कल्टीवेट कर रही होती है वो अपनी बॉडी की स्काई फायर को वापस ले लेती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर साइन होती है। वो आसपास की चीजों को देखती है और उसकी आंखें पिंक कलर में साइन होती है और वो कहती है दादाजी वो कहाँ हैं? क्या वे सभी लोग मर गए? इस टाइम पे जियोकुई की आवाज कांप रही होती है क्योंकि उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर में जियोली और जियोलॉन्ग दोनों की स्पिरिचुअल पावर फील नहीं हुई थी। तभी जॉन हंसता है और कहता है मैंने भी उनका ऑरा ट्राई किया पता करने का, लेकिन मुझे भी उनके ऑरे को कोई भी निशान नहीं मिले। लेकिन जब मैंने इसे डिटेल में देखा तो मुझे वास्तव में उनका एक निशान मिला है। हालांकि वो काफी हैवीली इंजर्ड है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए इस जॉन कहता है चिंता मत करो, ग्रैंडफादर और बाकी सभी लोग जिंदा ही होंगे। वे इंजर्ड हो सकते हैं लेकिन हम निश्चित तौर पर तुम्हारे ग्रैंडफादर को बचा लेंगे। जिसपे जियोकुई उसकी गुलाबी आईज और इस टाइम पे इमोशनल फेस इंप्रेशन के साथ पूरा चेहरा गुलाबी हो गया होता है और इस टाइम पे वो बेहद प्यारी लग रही होती है। लेकिन जॉन को वास्तव में नहीं पता था कि ये जियोकुई की ही स्पिरिचुअल पावर के कारण था कि उनकी ये जगह उसे पता चल गई थी। हालांकि जैसे ही जॉन कुछ बोलने वाला होता है कि तभी एक धमकाने वाली आवाज आती है, जिससे जॉन तुरंत ही गेट की तरफ देखता और कहता है ऐसा लगता है कि ये मेरी उम्मीद से बहुत तेज है। जिसके बाद जॉन कहता है बहुत देर हो चुकी है, जियोकुई जल्दी से वो कंपास बाहर निकालो जिसे एल्डर जियोलॉन्ग ने आपको दिया था। जब आप इसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा इसे यूज कैसे करना है। ये देखकर जियोकुई तुरंत ही अपना सेल लाते हुए अपने हाथ को साइन करती है और उसके हाथ में वो स्टोन आ जाता है। दूसरी तरफ जोयान अपने हाथ से अपना हैवी जॉन रूलर निकाल लेता है जिसमें येलो कलर की फ्लेम साइन हो रही होती है। साथ ही कैओस सोली फ्लेम के साथ फ्यूज होने के बाद जोयान का जो हैवी जॉन रूलर होता है वो अलग ही लेवल में अपग्रेड हो गया होता है। यहाँ तक कि उसके ऑरे को देखकर तो जोयान भी हैरान था कि क्या उसका हैवी जुआन रूलर यही है कि दूसरा वाला मिल गया। इस टाइम पे हैवी जुआन रूलर का ऑरा काफी एसेंट और पावरफुल होता है। जिसके बाद जॉन कहता है जल्दी से कोई जगह ढूंढो और यहाँ से टेलीपोर्ट करो, मैं उन्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे ही जॉन बोलता है उसके पैर में अचानक से हल्की सी लाइट साइन होती है और जॉन पूरी तरीके से गायब हो जाता है जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। और उसी टाइम पे अचानक से स्टोन गेट टूटता है और दरवाजे के सामने काफी ब्लैक फिगर दिखाई देती है। जिसके बाद एक आवाज आती है यहाँ बहुत गर्मी है, ऐसा लगता है कि कोई आग का झोंका आ रहा है। इस फैमिली में तो बहुत सारे ट्रेजर हैं। जिसके बाद वो इस एशियन ड्रूइंस के अंदरूनी भाग को देखता है जो पूरी तरीके से रेड होता है, लेकिन वो एंटर करते हुए यहाँ पे हंस रहा होता है और जियो क्लेन का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी अचानक वो बंदा अपना सिर ऊपर उठाता है और आसमान की तरफ देखता है कि एक फिगर अचानक से उसकी तरफ दौड़ रही होती है और एक बिल्कुल जलते हुए मेटेरॉइड की तरह लग रही होती है। और इसके बाद एक पावरफुल अटैक उस फिगर के साथ उस बंदे की तरफ होता है। ये देखकर वो ब्लैक पर्सन थोड़ा सा चौंक जाता है और अपने हाथ को ऊपर उठाता है, लेकिन अभी भी एक पावरफुल फोर्स उससे अचानक ही टकरा गया था जिससे वो फोर्स उसके चेहरे पर लगता है और बंदा काफी बुरी तरीके से हेल्पलेस तरीके से कुछ कदम पीछे हट जाता है। और इसके बाद फिर से एक लाइट साइन होती है और जोयान उनके सामने से गायब हो जाता है। दूसरा वो ब्लैक पर्सन अपने आप को स्टेबल करता है और काफी करीब से देखता है कि उस पर किसने अटैक किया था, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। ये देखकर सबसे स्ट्रॉन्ग हाफिज जर्मन तुरंत ही कहता है भाग जाओ, उसका पीछा करो, उन्हें यहाँ से दूर मत जाने देना, क्लेन को रिपोर्ट करो और पूरी क्लेन की पावर को यहाँ पे बुलाओ, इसे किसी भी हालत में पकड़ो। इस टाइम पे उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन वास्तव में उसकी नाक के नीचे से भागेगा।
हालांकि तभी जॉन जियो कोई के पास पहुंचता है और दोनों ही लोग एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद हमें तियानमो माउंटेन रेंज दिखाया जाता है, जहाँ पे एक एक्सट्रीमली मिस्टीरियस ऑरा होता है। आसपास बीस्टों और जानवरों के रोर की आवाजें आ रही होती हैं। चारों तरफ लाइफ पावर भरी हुई होती है। साथ ही पूरी ही माउंटेन रेंज काफी सारे खतरों से भरी थी। जिसके बाद जंगल में एक ब्लू लाइट साइन होती है और जोयान और जो कोई अपेयर होते हैं। साथ ही जॉन ने अपने हाथ में हैवी जुआर रूलर पकड़ा हुआ होता है। जिसके बाद जॉन अपने माथे से पसीने पोंछते हुए कहता है, आखिरकार बच गए। साथ ही जॉन ने अपने दिल में अंदाजा लगा लिया था कि काले कपड़े पहने हुए ये लोग डेमन ट्राइब के थे, लेकिन वो अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि ये डेमन ट्राइब की किस ब्रांच के थे और वो उसे क्यों पकड़ना चाहते थे। इसका रीजन भी जॉन को पता था कि ये शायद ब्लड डेमन टोकन हो सकता है। साथ ही जॉन को समझ में नहीं आता कि इन्हें कैसे पता चला कि यहीं पे ब्लड डेमन एम्पर को दफनाया गया था। हालांकि जॉन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसे लग रहा होता है डेमन ट्राइब के अपने कुछ सीक्रेट होंगे, इससे उसका क्या ही लेना देना है। साथ ही इस टाइम पे जो क्लेन मुसीबत में है, कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं जिनके साथ वो फाइट बैक नहीं कर सकता। इसीलिए वो प्रेजेंट टाइम में अगर इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता है, जो क्लेन के ऊपर के खतरे को समाप्त करना चाहता है, तो केवल एक ही रास्ता था, उसे ब्लड डेमन क्लेन को ढूंढना होगा। वो ब्लड डेमन क्लेन जिसका उल्लेख ब्लड डेमन एम्परर जुआन हुआंग ने किया था। जिसके बाद जुआन खड़ा होता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है और आसपास की जगह को देखने लगता है। जिसके बाद जुआन इस जगह पर काफी सारे पावरफुल औरों को फील करता है, जिससे जुआन चौंक जाता है। जिसके बाद जुआन जियो कोई की तरफ देखते हुए कहता है, ओ बेटे की जान, कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया? तुम्हें पता भी है आसमान से गिरे खजूर पर अटके। ये देखकर जियो कोई बड़ी मासूमियत से कहती है, ये तियानमो माउंटेन रेंज का सबसे डीप एरिया होना चाहिए। आउटर एरिया में तो हमें कोई भी ढूंढ सकता है, लेकिन इतने अंदर तक कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी जियो यान कहता है, मैडम अगर यहाँ पे 2-4 मिनट और रहे तो हमें सच में कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन इसके बाद जॉन कहता है, ठीक है, वैसे भी ये वही है जो मैं चाहता हूँ। जिसके बाद जो कोई के हाथ के ग्राउंड कंपास को देखता है, जिसके अंदर से अब कोई भी लाइट शाइन नहीं हो रही होती, जिसका मतलब था इसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। जिसके बाद जोयान थोड़ा सा हंसते हुए वो कंपास लेता है और कहता है, ऐसा लगता है 2 लोगों को टेलीपोर्ट करने के लिए कुछ ज्यादा ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद इस कंपास को जोयान हटा देता है। जॉन को पता था कि इस कंपास का उपयोग कर लिया गया है, इसलिए अब ये इसके यूज का नहीं था, इसलिए जॉन इसे फेंक देता है। और ऐसा करने के बाद जोयान धीरे धीरे अपनी बॉडी को हवा में उठाता है और आसपास की जगह को देखने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद जोयान नीचे आता है और जो कोई की तरफ देखते हुए कहता है, चलो थोड़ी देर आराम करने के लिए वाटरफॉल के पास चलते हैं, हमें अब डीजो छोड़ना होगा और जितना जल्दी हो सके ब्लड डेमन क्लेन को ढूंढना होगा। जिसके बाद जॉन कहता है, केवल तभी मैं जियो क्लेन को बचाने का कोई चांस क्रिएट कर सकता हूँ। तुम सबको पता है जॉन ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि ब्लड डेमन ऑर्डर को जब जोयान उसे दे देगा, तब जो यान के पास होगा महाशक्तिशाली घोड़ और वो घोस्ट अकेले ही कर देगा विस्फोट। इसके बाद जॉन फील कर सकता था तियानमो माउंटेन रेंज के डीप एरिया में एक अनोखा ही ऑरा होता है। टाइम टाइम पर पावरफुल बीस्टों का दहाड़ने का साउंड सुना जा सकता था। लाइफ पावर चारों तरफ फैली हुई होती है और खतरे भी फैले हुए होते हैं। और यहाँ पे जो कोई कहती है काफी जगह खतरनाक है, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई, साथ ही मैं इसके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं, लेकिन मैं नॉर्मल जगह जानती हूँ, इसलिए इस जगह से निकलना पॉसिबल है। साथ ही हम डीजो की माउंटेन रेंज को और बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद डी युआन राज्य में पहुँच जाएंगे। साथ ही डी युआन जो प्लेस है वो ऐसी जगह है जो डीजो से बड़ा है और पावरफुल भी। क्या आप कंफर्म है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं? इस टाइम पे जियो कोई बाकी लोगों के कंपेरिजन में डाउडी कॉन्टिनेंट में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी, इसीलिए उसने कॉन्टिनेंट के नाम तक याद रखे हुए होते हैं। भाई लड़कियां होशियार होती ही हैं यार। देखो एक चीज तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बंदियों के पास दिमाग बहुत होता है, बस पता नहीं वो उस दिमाग का यूज क्यों नहीं करती। मतलब देखना क्लास में भी टॉप लड़कियां ही आएंगी, फिर भी किसी कंपनी की सीईओ लड़की नहीं है। क्या करती है इतने दिमाग का? पूरा दिमाग लड़कों की जिंदगी बर्बाद करने में लगा देती हैं। चलो आगे। इस टाइम पे वो जॉन को काफी कुछ बता रही होती है, तभी जॉन कहता है, चलो चलते हैं, इस जंगल में रहना अच्छी बात नहीं है, आसपास का माहौल भी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए बात करने से पहले थोड़ी देर आराम करने के लिए झरने के पास चलते हैं। दूसरी तरफ जब जोयान और जियोकोई ग्राउंड कंपास का यूज करके भागे थे, तो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन को नहीं पता था जोयान और जियोकोई ने कहाँ टेलीपोर्ट किया है, इसलिए फिलहाल तो वो जोयान को नहीं ढूंढ सकते थे। हालांकि तभी जॉन अपनी मूवमेंट टेक्निक का यूज करते हुए काफी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है। ये देखकर जियोकोई भी कमजोरी नहीं दिखाती और वो भी हल्के से अपनी उंगलियों को स्लैश करती है और काफी स्पीड से जोयान की बराबरी से जोयान के साथ बढ़ रही होती है और दोनों की स्पीड लगभग इक्वल लग रही होती है। तभी जॉन क्या के शौक होती हैं और साइन भी, क्योंकि जॉन ने तुरंत ही फील कर लिया था कि जियोकोई का जो फाइटिंग एट्रीब्यूट था वो विंड टाइप था, इसीलिए विंड का जो एट्रीब्यूट होता है वो स्पीड ही तो होती है। हालांकि जियोकोई जोयान के पास पहुंचते हुए झिलमिलाती हुई आंखों के साथ जोयान को देखती है और कहती है, आप मुझसे फास्ट कैसे हो? आखिरकार मैं एयर एट्रीब्यूट विंड एट्रीब्यूट के साथ कल्टीवेट करती हूँ, तो मुझे तुमसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये सुनकर जोयान स्माइल करता है और अपने पैर को आगे बढ़ाता है और 3000 लाइटिंग मूवमेंट को एक्टिवेट करता है और जोयान ऐसे गायब होता है जैसे उसने टेलीपोर्ट कर दिया हो। यह देखकर जियोकोई थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है, ओह, और अब उसे एहसास होता है इस बंदे के सामने उड़ी भी नहीं रहना, क्योंकि उसे पता चल गया था जोयान की पावर के बारे में उसे अभी भी कुछ भी नहीं पता था। तभी जॉन स्माइल करता और से हिलाता है। तभी जियोकोई कहती है,
आपकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई। तो जॉन कहता है 2 स्टार लेवल के स्टार्टिंग लेवल के पीक लेवल तक पहुंच गया हूँ। ये देखकर जियो कोई तुरंत ही कहती है आप क्या इंसान है, आप अभी अभी तो डाउडी कॉन्टिनेंट में आए हैं और आप पहले ही 2 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुके हैं। आप तो वास्तव में मुझे एम्बेरस कर रहे हैं। हालांकि पहले तो वो जोयान के टैलेंट को लेकर काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड थी जब उसने एल्डर से सुना था, लेकिन एशियन टॉम से बाहर आने के बाद जब उसने जोयान के टैलेंट और पावर को देखा तो वो अपने दिल में पूरी तरीके से टेंशन फ्री हो गई होती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है कि चलो ठीक है, ये मेरा पति है और मेरे बच्चों का होने वाला पप्पा। तो जब पप्पा इतने तेज है तो बच्चे कितने तेज नहीं होंगे। तभी जोयान, उसे तो नहीं पता था जियो कोई के दिल में क्या चल रहा है, भाई भगवान को भी नहीं पता होता तो वो तो बेचारा जोयान ही है। लेकिन वो जियो कोई को एक स्माइल पास करता है और तुरंत ही दोनों लोग डीप फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। साथ ही जोयान की एम्परर टियर की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो चारों तरफ फैली हुई होती है, इसलिए पावरफुल बीस्टों का पता लगाते हुए जॉन उनसे बचते हुए निकल रहा होता है। साथ ही जोयान को पता था टियानमो माउंटेन रेंज के डीप एरिया में ऐसे बीस्ट नहीं थे जिसके खिलाफ 2 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर लड़ सके। जिसके बाद दौड़ते हुए दोनों लोग बहुत जल्दी ही एक वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जॉन वाटरफॉल के पीछे जाते हुए वहाँ पे एक केव क्रिएट कर देता है और केव के एंट्रेंस गेट पर एक बड़ा सा पत्थर लगा देता है। जिसके बाद केव के अंदर एक बड़ा सा चांद के जैसा पत्थर लगा देता है जिससे पूरी केव में उजाला हो जाता है। जिसके बाद जोयान जियोकुई की तरफ देखते हुए कहता है आप थक गई होगी तो पहले आप आराम कर लो, डियोन प्रीफेक्चर में रवाना होने से पहले हमें अभी भी थोड़ी तैयारी करनी होगी, इसीलिए मैं पहले कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढ लेता हूँ। जोयान ने अपने आसपास काफी पावरफुल 3 स्टार डाउडी लेवल के बीस्टों को भी फील किया था। उसे पता था कि अगर वो और भी ऊपर माउंटेन के पीक तक जाना चाहता है तो उसे नहीं पता था कितने पावरफुल मॉन्स्टर्स और बीस्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कुछ मेडिसिनल पिल्स को रेडी रखना ये जोयान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। इसलिए जोयान घूमते हुए केव के बाहर चला जाता है। दूसरी जो कोई अपने कल्टीवेशन में पालती मार के बैठ जाती है। साथ ही आज जो कुछ भी हुआ था वो इतना अचानक हो गया था कि जो कोई इस चीज को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, इसलिए वो धीरे धीरे अपने मूड को ठीक कर रही होती है। साथ ही टियानमो माउंटेन रेंज का जो ये डीप एरिया था उतना ज्यादा शांत नहीं था और काफी खतरनाक था। और जोयान को जियोकुई की फिक्र थी, ऑब्वियसली आपको तो पता ही है, लड़कियों के चक्कर में अपना बंदा पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में हॉट लगा देता है। पूरा गुक्लेन फोड़ दिया था बंदे ने, स्नेक ट्राइब फोड़ दी थी बंदे ने, तो फिर टियानमो माउंटेन रेंज क्या भाई आग लगा देगा, पूरा का पूरा जंगल जला देगा। इसलिए जोयान को जियोकुई की फिक्र थी, वो उसे ज्यादा दूर नहीं छोड़ता और उस जगह के आसपास के ही एरिया में रहता है। और कुछ टाइम के बाद जोयान जल्द ही कुछ हब्स को इकट्ठा करके वापस से कैब में लौट आता है। तो जो कोई यहाँ पे क्रॉस लेकर के अभी बैठी हुई होती है। ये देखकर जोयान स्माइल करता है और चुपचाप एक तरफ बैठ जाता है। साथ ही जोयान ने जो केब बनाई थी वो भी पर्याप्त बड़ी थी और यहाँ 2 लोग आराम से बैठ सकते थे। वैसे एक आदमी के बैठने की भी जगह होती तो भी दोनों आराम से बैठ सकते थे। जिसके बाद जोयान मेडिसिनल हब्स को निकालता है जो कि ट्रीटमेंट टाइप मेडिसिनल पिल के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है। ये मेरा बिल्ली का बच्चा आ गया, लैपटॉप के ऊपर चढ़ गया है, अबे उठ के चला जा। देखो इसकी आवाज सुनाता हूँ। इसकी मम्मी ने पता है इसको छोड़ दिया है। इसके भाई बहन भी इसके साथ नहीं खेलते तो बेचारा मेरे साथ 24 घंटा लैपटॉप में जोयान की स्टोरियां सुनता है। बड़ा होके तो चलो एपिसोड पे आते हैं। जोयान यहाँ पे काफी सारे मेडिसिनल हब्स को इकट्ठा कर लेता है और एक ट्रीटमेंट टाइप पिल रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। जिसके बाद जो कोई जो क्रॉस लेग करके बैठी हुई होती है उसे देखकर जोयान स्माइल करता है और इसके बाद अपने दिल में ओल्ड जान को जोयान बार बार मैसेज करता है, ओल्ड जान क्या आपके पास कोई ऐसी मेडिसिनल पिल का फॉर्मूला है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हो। और ऐसा जोयान कई बार ट्राई करता है लेकिन ओल्ड जान कोई भी रिप्लाई नहीं देते, घंटा नहीं बोलते भाई। जिससे जोयान काफी हैरान होता है कि क्या इस बंदे को अभी आराम करने के लिए जाना था। हालांकि काफी देर तक ट्राई करने के बाद हंसी आने वाली सुनना। काफी देर तक ट्राई करने के बाद जोयान के कान में एक आवाज आती है, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? हाँ, अब तुम मुझे याद क्यों ही करोगे, अब तो लड़की मिल गई ना। उस लड़की के बारे में क्या, जब वो तुम्हें मिली थी तो तुमने कहा था कि मैं चुप रहूं, मैं तुमसे बात ना करूं, मैं तुम्हें परेशान कर रहा था और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे पास कोई पिल का फॉर्मूला है, जाओ उसी लड़की से ले लो। यह देखकर जोयान हैरान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो हंसे या रोए। ये बुड्ढा जो इतना पावरफुल है और इतना ओल्ड हो चुका है, वो बताओ इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा था। जिसके बाद जोयान कहता है क्या ये बात इतनी भी जरूरी है? वैसे अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मुझे लगता है बिना पिल के मैं इस माउंटेन रेंज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। क्या आप मुझे मरते हुए देखना चाहते हैं? जिस पे ओल्ड जान कोई भी रिप्लाई नहीं करता और बिल्कुल चुप हो जाता है। तभी जोयान खुद से ही हंसते हुए खुद से ही कहता है, बेटा जोयान पीछे भी डैमेज तेरा रास्ता रोके हुए हैं, आगे मॉन्स्टर तेरा पीछा कर रहे हैं, तेरी तो लंका लगने वाली है। लगता है जोयान बेटा तू अब मरने वाला है। हालांकि जोयान अपनी बात कंप्लीट कर ही पाता कि तभी जोयान की आंखों के सामने एक स्क्रोल तैरने लगता है और एक आवाज आती है, ठीक है
क्योंकि तुम रिट्रीट नहीं कर सकते, लो यही करो, लेकिन मुझे अब परेशान मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और इसके बाद ओल्जान शांत हो जाते हैं, जिसमें जोयान भी अजीब तरीके से अपना सिर लाते हुए हंसता और कहता है, मैंने तो काइलिन के भी नखरे स्टूडेंट्स को चुनने के बाद हल्की हथेली के पलटवार से उन्हें कुलडोन के अंदर झोंक देता है। फिर जीरा, मसाला, हल्दी, मेथी, धनिया सब कुछ डालते हुए जोयान मिक्स कर लेता है। फिर जोयान को याद आता है, अरे अभी तो फ्लेम डाली ही नहीं, मतलब गैस चालू ही नहीं की। तो जोयान कैओस सोली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और फिर तड़के के साथ उन्हें भूंजना स्टार्ट कर देता है। साथ ही ये कुलडोन फ्लेम रिफाइनमेंट में जोयान की काफी मदद कर रहा होता है। पिल रिफाइनमेंट में मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। पिल रिफाइनमेंट में जोयान की ये कुलडोन मदद कर रहा था। साथ ही फ्लेम को रिफाइन कर लेने के बाद जोयान की जो फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई थी, ये पढ़ना है। साथ ही कैओस होली फ्लेम और होली कुलडोन उनको एक साथ मिलाकर जो पिल थी उसकी क्वालिटी तो इंक्रीज होने ही वाली थी। साथ ही जोयान को इन पिल्स को रिफाइन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और केवल 10 मिनट में जोयान सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर देता है और उसके सामने जेट की बोतल तैरने लगती है। और इन पिल्स को हीलिंग पिल कहा जाता था, लेकिन हम इसे सिर्फ हीलिंग पिल ही कहेंगे। हालांकि ये कोई रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट नहीं थे और चाहे वो मर्सेनरी अलायंस के लोग हों, भाड़े के सैनिक या कोई नॉर्मल पर्सन या मजबूत पर्सन, वे आमतौर पर फॉरेस्ट में ट्रेवल करते हुए ये पिल्स अपने साथ रखते थे। जिसके बाद जोयान एक जेट की बोतल को उठाकर उसकी स्मेल को सूंघता है तो स्मेल काफी ज्यादा तेज होती है। जैसे जोयान समझ जाता है कुलडोन और कैओस होली फ्लेम के कारण रिफाइन किए जाने से इनकी क्वालिटी काफी हद तक इंक्रीज हो गई है। जिसके बाद जोयान सभी पिल्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। भाई लड़की को भी कुछ दे दे यार। हालांकि पिल को रिफाइन करने के बाद जोयान अपनी आंखें को बंद करके ध्यान को कांस्टेंट करने ही वाला था कि तभी एक बूम की आवाज आती है। ये देखकर जोयान तुरंत ही बाहर एंट्रेंस गेट की तरफ तक जाता है तो जोयान देख सकता था कि बाहर काले बादलों की एक परत बिल्कुल एक लाइव जिंदा चीज की तरह घूम रही होती है, जिसमें लाइटिंग साइन हो रही होती है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होती है। ये देखकर तो जोयान की भौहें खड़ी हो जाती हैं। साथ ही जियोकुई जो किनारे पर कल्टीवेट कर रही होती है वो भी झटके से जाग गई थी। जिसके बाद जियोकुई जोयान के पास जाती है और इसके बाद उसकी आंखें सिकुड़ती है और वो केवल 2 ही वर्ड कहती है, बीस्ट टायर्ड। और बीस्ट टायर्ड उन लोगों के लिए कोई भी अननोन बात नहीं थी जो अक्सर माउंटेन में ट्रेवल करते थे और हर कोई इसके बारे में बात जानता था होते हैं। हालांकि तभी एक बैंक की जोरदार आवाज आती है जैसे कोई चट्टान से टकराया हो। साथ ही टाइम पे तियानमो माउंटेन रेंज के चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैला हुआ होता है। साथ ही बीस्ट टाइड जहाँ से भी गुजर रही होती, चाहे वहाँ पेड़ों वाली पहाड़ी हो, नदी हो या पत्थर हो या कुछ भी, तुरंत ही ब्लास्ट हो और खून से लथपथ हो जाती है। और केवल वो जगह जहाँ पे जोयान और जियोकुई थे वहीं पे हल्की सी रोशनी होती है। जिसके बाद हमें मोयन टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे डेमन्स वापस से आ गए होते हैं और मोयन टाउन में कई स्ट्रॉन्ग लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन जब तक कोई यहाँ पे 3 स्टार के ऊपर नहीं था कोई भी उनके लिए विरोध नहीं कर सकता था। और इसके बाद मोयन टाउन के सामने काले कलर के कपड़े पहने हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। साथ ही वो मोयन टाउन में ऐसे घूम रहे होते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साथ ही वो यहाँ के किसी भी पावरफुल पर्सन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और अगर कोई उनके सामने आ रहा होता है तो उनकी बॉडी पे वो ब्लास्ट कर दे रहे होते हैं। तभी एक बंदा जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए था दूसरे बंदे से कहता है, उस बच्चे का कोई भी ऑरा नहीं मिला, क्या वो बच्चा पहले ही तियानमो माउंटेन रेंज के अंदर एंटर कर चुका है? और ऐसा कहते हुए उसकी आंखें काफी उदास होती हैं। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, अगर वो बच्चा तियानमो माउंटेन रेंज में एंटर करने वाला है तो बीस्ट टाइड का सामना करते हुए वो मर सकता है। यहाँ तक कि तियानमो माउंटेन रेंज में तो 5 स्टार की पावर रखने वाले मॉन्स्टर भी हैं, हमारे लिए भी उनसे निपटना आसान नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर कई लोग एक के बाद एक अपना सिर हिलाते क्योंकि उन्हें भी पता था ये बात सही है। जिसके बाद सीन केव के बाहर शिफ्ट होता है। केव के बाहर लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आ रही होती है और स्टोन की चट्टान के बाहर हल्के हल्के क्रैक्स को देखा जा सकता था, जिससे जॉन काफी सीरियस हो गया होता है और उसे लग रहा होता है कि शायद ये चट्टान अब और देर तक नहीं टिक पाएगी। इसलिए जॉन कहता है, चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जिसपे जो कोई तुरंत ही अपना सिर हिलाती है। उसे भी अच्छे से पता था कि बीस्ट टाइड कितनी खतरनाक होने वाली है, इसीलिए वो पूरी तरीके से कमिटेड तरीके से यहाँ पे खड़ी हुई होती है। तभी जॉन के लेफ्ट हैंड में येलो कलर की फ्लेम और राइट हैंड में हैवी जॉन रूलर आ जाता है। दूसरी तरफ लगातार टक्करों के कारण जो वो चट्टाने थी उनके क्रैक बढ़ते जाते हैं और कुछ ही देर बाद आखिरकार वो चट्टान ब्लास्ट हो जाती है, जिससे केव के अंदर एक ब्लडी स्मेल आने लगती है और एक काफी पावरफुल बीस्ट सीधा ही दहाड़ता हुआ जोयान की तरफ दौड़ पड़ता है। ये देखकर जॉन तुरंत ही कहता है, सुअर की औलाद आज हमारा पेट भरेगी। और बिना किसी हिचकिचाहट के घूमते हुए एशियंट हैवी जॉन रूलर को बंद खाने के बाद भी इसकी बॉडी में कोई भी निशान नहीं था। हालांकि अपने अटैक को फेल होता हुआ देखकर जोयान तुरंत ही जगह से हटकर जियोकुई के पास आ जाता है। तभी जियोकुई उस बीस्ट की तरफ देखते हुए कहती है, इस बीस्ट को स्टील स्पाइक जायंट बीस्ट कहा जाता है, जो कि एक 4 स्टार बीस्ट है। यहाँ तक ये काफी ज्यादा खतरनाक भी और 4 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के बीच में ये आमतौर पर काफी ज्यादा नॉर्मल बीस्ट है। हालांकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन इसकी जो अटैक है उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन इसके पास काफी खतरनाक पावर और डिफेंस पावर है। साथ ही इसकी पूंछ भी काफी ज्यादा फास्ट अटैक करती है। जिसके बाद जो कोई कहती है, हम केवल अपनी स्पीड का यूज करके ये देख सकते हैं कि क्या हम इसके नजदीक जा सकते हैं और केवल स्पीड पर ही ट्रस्ट करके हम इससे निपट सकते हैं, वो भी शायद ही। ये सुनकर जोयान कहता है, नेकी और पूछ चलो ट्राई करके देख लेते हैं। और इसके बाद जॉन 3000 लाइटिंग मूवमेंट और एक्सप्लोसिव स्टेप का यूज करता है और काफी स्पीड से
उस बीच की तरफ पहुंच जाता है। साथ ही बीच की स्पीड धीमी थी, इसलिए वो जोयान को तो नहीं पकड़ सकता था, इसलिए वो जगह जहाँ से जोयान अभी क्रॉस हुआ होता है वो अपनी पूंछ से उस जगह पर अटैक करता है। साथ ही वो पावरफुल तरीके से रोर करता है, जिसके कारण आसपास के जो बीस्ट होते हैं वो भी डर से कांपने लगते हैं और कोई भी उस डायरेक्शन की तरफ नहीं जाता। हालांकि तभी एक तेज बूम की आवाज आती है और एक फिगर उड़ता हुआ पहाड़ की चट्टान से जाकर टकराता है और ये फिगर जोयान की होती है, जो ब्लड की वॉमिटिंग कर रहा होता है। जोयान को उम्मीद नहीं थी कि ये जायंट बीस्ट इतना फास्ट अटैक कर सकता है, जिसके बाद जोयान तुरंत ही कुछ मेडिसिनल पिल्स को लेता है और तुरंत ही रिकवरी पिल को स्वेलो कर लेता है। दूसरी तरफ जो कोई काफी हैरान होते हैं कि जोयान की स्पीड उसके बराबर या कि उससे तेज ही थी, फिर भी जोयान वास्तव में उस बीस्ट के अटैक से नहीं बच पाया तो उसकी बात ही दूर थी। जिसके बाद जोयान जब उस बीस्ट को उलझा रहा होता है तभी जो कोई अपने स्पेयर को लेकर उस बीस्ट के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उससे उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक ये तो उसके ऊपर खुजली तक का इफेक्ट नहीं डाल पाया था। हालांकि तभी बीस्ट जो कोई पे अटैक करता है, जैसे जो कोई हवा में लड़खड़ा कर गिरने लगती है। ये देखकर जोयान तुरंत ही हवा में अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए जो कोई को पकड़ता है और इसके बाद इस जगह से तुरंत ही निकल जाता है। साथ ही इस झटके से जो कोई बेहोश हो गई होती है तो जोयान ये देखता है कि वो बीस्ट जो उसका अभी भी पीछा कर रहा होता है, तो जोयान उससे कई बार डॉज करते हुए एक छिपी हुई हिडन प्लेस को देखता है। जिसके बाद जोयान उस जगह पर जो कोई को रखते हुए कुछ ब्रांचेस से जो कोई को हाइड कर देता है। जिसके बाद वो इस बीस्ट की तरफ बढ़ जाता है जो अभी भी उनका पीछा कर रहा था। जोयान को इस 4 स्टार बीस्ट का सामना करना पड़ा था, जो कि उसके लिए लगभग अनबीटेबल लग रहा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये बीस्ट था इसलिए बाकी के बीस्ट इसके डर से यहाँ पे नहीं आ रहे होते। जिसके बाद जोयान इस जायंट बीस्ट को देखता है जिसकी गर्दन टेढ़ी होती है और उसे देखकर लात टपका रही होती है, तो जोयान तुरंत ही जोर से चिल्लाते हुए कहता है डाउडी बॉडी। जिसके बाद जोयान की फिगर सैकड़ों फीट ऊंची हो जाती है और उसके हाथ की स्काई फायर उसके हैवी जोयान रूलर के साथ मिक्स हो जाती है और एक मिस्टीरियस लाइट शाइन करने लगती है, जिससे चारों तरफ एशियन टोरा फैलने लगता है। जिसके बाद जोयान पूरी पावर के साथ सामने वाले बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, तो वो बीस्ट बिना डॉज किए हुए अपना पंच जोयान के हैवी जोयान रूलर की तरफ बढ़ा देता है और दोनों की टक्कर के साथ जोयान कई कदम पीछे तक जाता है। साथ ही जोयान ने यह भी देख लिया था कि स्टील बीस्ट ने अब तक अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया है, वरना उसके एक ही पंच में जोयान की लंका लग जाती। जिसके बाद जोयान कहता है इंटेंट टाइप डाउट टेक्निक हेवन ब्रेकिंग रूलर। जिसके बाद जोयान अपने हैवी जोयान रूलर को एक बार फिर से उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि जैसे ही जोयान का अटैक उससे टकराता है तो उसका मुंह चेंज हो जाता है, इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ वो बीस्ट भी अपनी पूंछ से जोयान पे अटैक करता है, जिससे जोयान डॉच नहीं कर पाता और जोयान की बॉडी कांपते हुए जमीन पे जाकर गिरती है और जोयान बेहोश हो जाता है, क्योंकि जोयान इतनी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिरकार 4 स्टार डाउडी का सामना करना कोई आसान बात तो नहीं थी। दूसरे जोयान के इंटेंट क्लास टेक्निक के कारण वो बीस्ट भी ब्लड की वॉमिटिंग करते हुए पावरफुल रोर करता है और उसकी बॉडी से किलिंग इंटेंट और रिलीज होने लगता है। जिसके बाद वो बेहोश जोयान की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक